चैनल का नाम है गोलू ट्यूटर। आप सभी लोग क्या करिए, इसे बस सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बजा दीजिए। अभी तक जितने भी नए हैं उन लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर बजा दें। अभी तक हम लोगों ने जियोग्राफी के भी अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं। जियोग्राफी के साथ साथ हम लोगों ने पॉलिटी के भी ढेर सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। करीब 100-150 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जा रहे हैं करने। इकोनॉमिक्स जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सारी चीज़ें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे। वही 5 ईयर प्लान में कौन कौन से प्लान किस काम में आते थे, ये सारी चीज़ें। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या था, प्लानिंग कमीशन क्या था, कब आया, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो आइए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था वो कब सेटअप किया गया था? ये आपका किया गया था 1952, 6 अगस्त 1952। यहाँ 6 अगस्त लिख रखा है, मेरे को भूल गया था थोड़ी देर के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। 6 अगस्त 1952 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्यों स्थापना क्यों की गई? ये मेनली फेडरलिज्म बढ़ाने के लिए की गई। जैसे स्टेट के लोग भी, स्टेट के जो क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो भी इसके मेंबर होते हैं। स्टेट के भी, यूनियन टेरिटरीज के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और सारे मिनिस्ट्री के लोग रहते हैं। सब लोग मिलके इस पे डिसाइड करते हैं। प्लानिंग कमीशन से जो प्लान बन के आता है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में आता है। यहाँ पे लोग ये लोग डिसीजन लेते हैं, उसके बाद से फाइनली ये जाता है पार्लियामेंट में। तो इस हिसाब से पार्लियामेंट में फर्स्ट प्लानिंग करने का जो अधिकार है वो पहले नंबर पे आता है पार्लियामेंट, दूसरे नंबर पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को दिया गया है, तीसरे नंबर पे आता है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन की स्थापना आपका 1950 में हुआ था, प्लानिंग कमीशन का, ठीक। और 1952 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को लाया गया ताकि स्टेट का भी कोऑपरेशन बढ़े, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। अब आप लोग सभी लोग जानते हैं कि शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दे रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ये तीनों लिस्ट कहाँ दे रखा है? शेड्यूल 7 में, पॉलिटी के शेड्यूल 7 में ये सारी चीज़ें दे रखा है। अब कह रहा है जो इकोनॉमिक प्लानिंग में जो हम लोगों का है वो कौन से वाली लिस्ट में आता है? ये हम लोग का आता है यूनियन लिस्ट में। यानी इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन है वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा हमारे यूनियन वाले, ठीक है। स्टेट वाले, कॉन्करेंट वाले से कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन प्लानिंग कमीशन नहीं, ये कौन सा है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के आ जाने से स्टेट वालों का भी कुछ रोल इसमें बढ़ गया है, ठीक है। तो ये यूनियन लिस्ट में आता है प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। अगला कह रहा है फॉर इंटरनेशनल फाइनेंसिंग ऑफ 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान का फाइनेंसिंग जो होता है वो गवर्नमेंट मेनली कहाँ से करती है, ये पूछ रहा है। इंडिया का क्वेश्चन। ये हम लोग टैक्सेशन से होता है। जितना टैक्स पब्लिक द्वारा गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है पब्लिक के थ्रू, उसी का इस्तेमाल किया जाता है 5 ईयर प्लानिंग के फाइनेंस करने में, ठीक है, सिर्फ टैक्सेशन। अगला क्वेश्चन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। अब नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहाँ से सपोर्ट अपना पाता है? ये पाता है प्लानिंग कमीशन। जैसे प्लानिंग कमीशन जो रिपोर्ट बना के देती है, प्लानिंग कमीशन वैसे आप जान लीजिए कि एडवाइजरी कमेटी है। ये ना कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है, ना गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई। ये बस एडवाइजरी कमेटी है, बस एडवाइस देती है और वो एडवाइस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को जाता है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट कौन दे रहा है? प्लानिंग कमीशन, याद रहेगा ना। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कौन देता है? प्लानिंग कमीशन। अगला कह रहा था 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया इंटेंट टू डेवलप द कंट्री इंडस्ट्रियली थ्रू। कह रहा है कि 5 ईयर प्लान कंट्री को इंडस्ट्रियली, मतलब इंडस्ट्री के साथ साथ डेवलपमेंट करना चाह रही है। तो वो मतलब किस तरह का इंडस्ट्री बनाने की फिराक में लगा हुआ था। मतलब 5 ईयर प्लान किस तरह का इंडस्ट्री बनाया? वो बनाया इस टाइप का, पब्लिक भी हो, प्राइवेट भी हो, जॉइंट भी हो और कोऑपरेटिव भी हो। हर टाइप का मतलब इंडस्ट्री सेटअप किया, पब्लिक भी, प्राइवेट भी, जॉइंट भी और कोऑपरेटिव भी। पब्लिक मतलब पूरा का पूरा गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट मतलब किसी प्राइवेट पर्सनल का होगा, जॉइंट मतलब होगा पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलके काम करें, कोऑपरेटिव मतलब कुछ लोग का ग्रुप बनाए, वो लोग अपना खुद का इंडस्ट्री बनाए। तो ये 4 तरह की इंडस्ट्री सेटअप किया गया 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। इंडिया का मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी मतलब होता है कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी भी रहेगा और सोशलिस्ट दोनों रहता है। कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि सारे के सारे प्राइवेट इंडस्ट्री सेटअप होते हैं, ठीक है। और सोशलिस्ट में क्या होता है? पब्लिक इंडस्ट्री सेटअप होता है। लेकिन इंडिया में क्या है? हर तरह का इंडस्ट्री सेटअप हो रहा है, पब्लिक, प्राइवेट, ज्वाइंट और कोऑपरेटिव। ये 5 ईयर प्लान से ही आया, ठीक है। तो इंडिया का जो सिस्टम है वो मिक्स सिस्टम है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन, द प्लानिंग कमीशन इज, प्लानिंग कमीशन क्या है? मिनिस्ट्री है? नहीं है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है? नहीं है। ऑटोनोमस कॉर्पोरेशन है? नहीं है। क्या है? बस एक एडवाइजरी बॉडी है। ये बस एडवाइस देती है कि ऐसे ऐसे प्लानिंग करना चाहिए, यहाँ पे ये डेवलपमेंट करना है, यहाँ पे ये डेवलपमेंट करना है। ये एडवाइस दे के अपना चली जाएगी। बाकी आगे ये काम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करेगा, और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से जो डिसीजन निकल के आएगा वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में पास होगा, फिर वो उस प्लानिंग पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे चलता है हम लोगों का सिस्टम। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? प्लानिंग कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कन्फर्म है? नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये सही है। प्राइम मिनिस्टर ही हमेशा चेयरमैन बनता है। अभी प्लानिंग कमीशन जो है ना, उसको हटा के नीति आयोग बना दिया गया है। आप सभी को जहाँ तक लग रहा है मेरे को पता होगा, प्लानिंग कमीशन पूरी तरह हट गया है और उसके जगह पे नीति आयोग आ गया। नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ही है। ठीक है, तो ये जो पहला ऑप्शन है ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मिनिस्टर या प्लानिंग इज ऑलवेज नेसेसरी द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग, ये कुछ सही नहीं है। मतलब कह रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है उन्हीं को हमेशा डेप्यूटी चेयरमैन बनाया जा सकता है, ये ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी को ही बनाया सकता है। अगला कह रहा है ड्राफ्ट प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो ड्राफ्ट प्लान है किसके द्वारा? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा बनाया जाता है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, बस दूसरा ऑप्शन सही है कि प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? चेयरमैन बनता है। क्वेश्चन है टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मीन्स, मतलब टेक ऑफ स्टेज क्या होता है इकोनॉमी में? जैसे आप लोग देखें प्लेन क्या होता है? टेक ऑफ करता है, नीचे से ऐसे चलते चलते जाता है, धीरे 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 उठना शुरू करता है, इसको क्या कहते हैं? टेक ऑफ कहते हैं। सेम वैसे ही अगर स्टेडी ग्रोथ होवे इकोनॉमी में तो उसको बोलते हैं टेक ऑफ इकोनॉमी। एकदम स्टेडी ग्रोथ, धीरे 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 बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, फाइनली मतलब अचानक से ना बढ़े ना अचानक से घटे, बस आराम से बढ़ता जाए प्यार से, वो स्टडी ग्रोथ जो होता है इकोनॉमी में उसको कहते हैं टेक ऑफ स्टेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम, प्लानिंग जो होता है इंडिया में वो अपना ऑब्जेक्टिव कहाँ से लाता है? वो अपना ऑब्जेक्टिव लाता है DPSP से, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना, 4 ऑप्शन दिया, चारों के बारे में बताता हूँ। देखिए फंडामेंटल राइट जो होता है वो लोगों को मिला हुआ राइट होता है कि आपको ये राइट मिला हुआ है, अगर इसके अगेंस्ट या ये राइट अगर आपको अच्छे से मिल नहीं पाता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं जो आपका राइट छीन रहा है। तो ये होता है फंडामेंटल राइट, ये लोगों को मिला हुआ है। फंडामेंटल ड्यूटी, अब गवर्नमेंट आपको कुछ राइट्स दे रहे हैं तो वो आपसे कुछ चाहेगी ना कि आप भी ऐसा ऐसा कुछ करें, तो वो होता है फंडामेंटल ड्यूटी। जैसे राष्ट्रगान हुआ, खड़े हो गए, सारी अपने अगल बगल की क्या कहते हैं इन्वायरमेंट की रक्षा करना, ये सारी चीज़ें इसमें लिख रखा है। यह है फंडामेंटल ड्यूटी। प्रियम्बल क्या है? बता रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है। लेकिन जो DPSP है, नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, ये मेनली है कि जो पार्लियामेंटेरियन जो बैठे हुए हैं वो इसके हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस बनाएंगे। तो वही प्लानिंग ऑफ इंडिया डिराइव इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम कहाँ से आता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है ना, याद रहेगा ना। अगला क्वेश्चन, 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इंगेज्ड इन, 70% कहाँ इंगेज्ड है? प्राइमरी सेक्टर में, वही खेती करने में ही करीब 70% जनसंख्या इंडिया का अभी भी खेती में लगा हुआ है। प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ खेती ही नहीं होता है, प्राइमरी सेक्टर में और भी सारी चीज़ें आती है। तो 70% पॉपुलेशन जो है इसी में इंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर। अगला, इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश्ड बाय, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा पब्लिक किया जाता है। निर्मला सीतारमण ने 2 घंटे का अपना स्पीच दिया ना, मिनिस्ट्री, वही इकोनॉमिक सर्वे होता है। किसके द्वारा लाया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ये सारी चीज़ें की जाती है, इकोनॉमिक सर्वे। अगला कह रहा है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है एडम स्मिथ को, याद रखिएगा। फादर ऑफ इकोनॉमी कौन है? एडम स्मिथ। ठीक है ना, एक ही ऑप्शन देखिए बस, एडम स्मिथ, बाकी ये सब देखने की जरूरत नहीं है। फादर ऑफ इकोनॉमी जो है बस याद आ जाना चाहिए दिमाग में, कौन है? एडम स्मिथ। अगला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान इन इंडिया इज इंट्रोड्यूस्ड बाई, 5 ईयर प्लान इंडिया में किसके द्वारा लाया गया? ये हमारा लाया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही 5 ईयर प्लान की स्थापना, मतलब स्टार्ट कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था। ठीक है ना, इससे पहले कॉन्सेप्ट रसिया में स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने वहाँ देखा और फिर इंडिया में भी इसको लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, इंडिया हैज, इंडिया किस टाइप का इकोनॉमी है? ये मिक्स्ड इकोनॉमी, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। 2 तरह की इकोनॉमी, 3 तरह की इकोनॉमी होती है, एक होता है सोशलिस्टिक, दूसरा होता है कैपिटलिस्ट और तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट में सारा का सारा चीज़ सब पब्लिक रहेगा, मतलब सब गवर्नमेंट का होगा, जितना पैसा आएगा सबको बराबर में बांट दिया जाएगा।
और दूसरा होता है कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट में क्या होता है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल अपना कंपनी खोलेगा, वो कमाएगा, जितना मन करेगा लोगों को देगा, जितना मन करेगा खुद रखेगा, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों एक साथ जब वर्क करते हैं तो वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। प्राइवेट भी काम कर रहा है वहाँ पे, पब्लिक भी काम कर रही है, दोनों लोग मिल के भी काम कर रहे हैं, ऐसे टाइप की इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन, अब इंडिया पूछ रहा है कि कब इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट किया था, मिक्स्ड इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कब से स्टार्ट किया था, ये पूछ रहा है। तो ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 का जो हुआ था ना, 1948 का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी था वहीं से मिक्स्ड इकोनॉमी लिया था। प्लानिंग कमीशन कब आया था, 1950 में आया था। उसके 2 साल पहले ही इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 आया था, वहीं पे इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी की बात करी है, तब से इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी पे वर्क कर रहा है, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में ही वर्क कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स एन इकोनॉमी वेयर, अब वही क्वेश्चन पूछ दिया, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, ठीक है। तो ये वही होता है, देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अलॉन्ग विथ प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें, इस टाइप की इकोनॉमी को क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, ये होता है। अगला क्वेश्चन, इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग कैन नॉट बी सेड टू बी, इंडिया का जो इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या नहीं कहा जा सकता है, ठीक है ना, ये इम्परेटिव नहीं कहा जा सकता है, इम्परेटिव सिस्टम इकोनॉमी के इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों नहीं है। इम्परेटिव सिस्टम मतलब होता है ना कि गवर्नमेंट खुद से डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए, मार्केट को ध्यान में ना रखेगी, इकोनॉमिक प्लानिंग बनाते समय मार्केट का ध्यान में ना रखते हुए खुद से जो करना होगा करेगी, उस टाइप के सिस्टम को इम्परेटिव सिस्टम कहा जाता है, इसलिए ये इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया का नहीं है। इंडिकेटिव मतलब क्या होता है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी में मतलब इंडिया इसको यूज करता है इंडिकेटिव इकोनॉमी में, लेकिन इम्परेटिव का इस्तेमाल कभी नहीं करता है, क्योंकि ये मार्केट को देखते हुए जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग बनाता है वो बनाता है, तो इसलिए इम्परेटिव जो होगा वो इंडिया की इकोनॉमिक प्लानिंग में। डिप्टी चेयरमैन की बात कर रहे थे कि डिप्टी चेयरमैन कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता, तो यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछ ही रखा है, हु इज़ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का जो डिप्टी चेयरमैन है वो कौन है। चेयरमैन तो वैसे आप लोगों को पता है प्राइम मिनिस्टर होता है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, फाइनेंस मिनिस्टर और कॉमर्स मिनिस्टर, तीनों मिनिस्टर में से कोई मिनिस्टर नहीं होता है, तो नन ऑफ द एबव, ठीक है ना, ये कोई नहीं होता है, मतलब ना प्राइम मिनिस्टर, ना फाइनेंस मिनिस्टर और ना कॉमर्स मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर तो ऐसे ही चेयरमैन है तो वो तो हो ही नहीं सकते, बाकी दोनों भी नहीं होते हैं। क्या कह रहा है अगला, द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, इसमें से डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन कौन हो सकता है, तो प्राइम मिनिस्टर तो कभी नहीं हो सकता है क्योंकि वो चेयरमैन है, प्लानिंग मिनिस्टर भी नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ रेप्यूट, ये भी नहीं हो सकता है कि इकोनॉमिस्ट भी नहीं हो सकता है, क्या होना चाहिए, रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। डेप्यूटी चेयरमैन बनने के लिए क्या होना चाहिए, उसे कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए, अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर है तो वो डेप्यूटी चेयरमैन बन सकता है। ना प्लानिंग मिनिस्टर होने की ज़रूरत है, ना कॉमर्स मिनिस्टर होने की, बस उसे क्या होना चाहिए, कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, अब पूछ रहा है कि पहला डेप्यूटी चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का, तो वो थे हमारी ये कृष्णा मचारी, साउथ के VT कृष्णा मचारी, याद रखिएगा। अगला, द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इट वाज सेटअप इन 1950, सही है। इट इज़ एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गलत है। इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी, ये भी सही है। इट इज़ ए गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट, ये गलत है, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, बस ये नहीं पढ़ा था कि कब डेट में कब सेटअप हुआ था, ये 1950 में सेटअप हुआ था। बाकी एडवाइजरी बॉडी है तो 1 and 3 सही है, 1 and 3 यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, पुट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब कह रहा है कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये सारे ऑर्डर को पहले सेट करिए, ठीक है। तो ये देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी बाई इंडियन नेशनल कांग्रेस अंडर जवाहरलाल नेहरू, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन प्लानिंग कमीशन की बात बहुत पहले करी थी, सेटअप करने की बात बहुत पहले करी थी, वो कब किया था, ठीक है ना, वो हुआ था 1938 में ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जब मीटिंग हुई थी 1938 में, तो वहाँ पे इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी, ठीक। तो ये 1938 में हुआ था। अगला कह रहा है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया बाय विश्वेश्वरैया एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक बुक लिखा प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, कब लिखा था ये, 1934 में लिखा था। अगला उसके बाद से बॉम्बे प्लान आया था, बॉम्बे प्लान सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पे आया था 1944 में। सेटिंग अप ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 1992 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के सेटअप हुआ था,
ठीक है ना। चारों डेट आप लोगों को मिल गया। डेट के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट कर लीजिए। पहले नंबर पे 2 2 यानी इन दोनों में से कोई सही होगा। दूसरे नंबर पे 1 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना। 2 1 3 5। ठीक है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो इकोनॉमी माइक्रो इकोनॉमी यानी छोटा सूक्ष्म इकोनॉमी। एक होता है मैक्रो इकोनॉमी, एक माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी मतलब छोटा सा काम किया जाए उससे बहुत बड़ा इफेक्ट बाद में आवे, वो होता है माइक्रो इकोनॉमी। अब मैक्रो इकोनॉमी मतलब बहुत बड़ा वाला काम किया जाए, मैक्रो इकोनॉमी होता है। देखिए अभी मैं इसी में दिखाता हूँ आपको। माइक्रो इकोनॉमी इज कंसर्न्ड विथ बिहेवियर ऑफ इंडस्ट्री डिसीजन मेकर। देखिए इंडस्ट्री में एक छोटा सा डिसीजन लिया गया, कोई भी एक छोटा डिसीजन लिया गया, वो ऊपर इन सब के प्रोडक्शन, इन सब के क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमी में अच्छा खासा इन लोगों को पैसा मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा हो गया। तो वो इकोनॉमिक जो डिसीजन लिया जा रहा है क्या है, माइक्रो इकोनॉमी तो हुआ ना। अगला कह रहा है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का लेवल कह रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट का लेवल, एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ जॉब पे देना। तो ये एक मैक्रो इकोनॉमी का टॉपिक हुआ। एम्प्लॉयमेंट मतलब ढेर सारा लोगों की बात की जा रही है। अगला कह रहा है चेंज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस, प्राइस में चेंज करना। प्राइस में चेंज करना, छोटा सा प्राइस में चेंज थोड़ा ना किया जा रहा है। प्राइस में चेंज अगर किया जाएगा तो मार्केट में जितना सामान होगा उस रेट का सब एक साथ बढ़ेगा ना। तो ये भी मैक्रो इकोनॉमी का पार्ट हो जाएगा। क्या कह रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्राइस मतलब गुड्स और सर्विसेज का प्राइस डिटरमाइन करिए। गुड्स और सर्विसेज मतलब किसी कंपनी में छोटी छोटी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसका प्राइस डिटरमाइन किया जाए। तो ये भी माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आता है। ठीक है। और ये एम्प्लॉयमेंट और ये बड़े लेवल पे प्राइस डिटरमाइन करना, ये मैक्रो इकोनॉमी में आता है। तो माइक्रो इकोनॉमी किन किन से कंसर्न्ड है, पहला और चौथा ऑप्शन यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिकेटिव प्लानिंग बीइंग परस्यूड इन इंडिया सिंस द अर्थ क्या कहते हैं, अर्थ 8वें प्लान से क्या इंश्योर करने के लिए प्लानिंग मैकेनिज्म प्लेज अ फैसिलिटेटिव रोल। जो प्लानिंग मैकेनिज्म है ये फैसिलिटेटिव मतलब फैसिलिटेटिव रोल प्ले करता है, ये भी सही है। प्लानिंग मैकेनिज्म ब्रिंग्स अबाउट बैलेंस बिटवीन नीड्स एंड सप्लाई। जो प्लानिंग कमीशन है वो क्या करता है, जिसको ज़रूरत हो और जहाँ सप्लाई हो रहा है उन दोनों के बीच में बैलेंस स्थापित करता है। तो ये भी सही है। अब जितना ज़रूरत होगा उतना ही तो सामान भेजेगा ना। ये काम कौन करता है, प्लानिंग कमीशन करता है। ठीक है, प्लान करेगा भैया कि यहाँ पे इतनी दिक्कतें हैं, इसको ऐसे सही कर दिया जाए, तो जिसको ज़रूरत है उसको कुछ सप्लाई कर दिया गया, काम ख़त्म। तो ये प्लानिंग कमीशन का ही तो काम है। अगला कह रहा है प्लानिंग मैकेनिक कंसर्न इटसेल्फ विथ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब प्लानिंग कमीशन के ही हाथ में ही तो होता है ना सब कुछ, कि जितना सामान है उतने में काम चला दे। तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही होगा, वही लिखा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगला कह रहा है प्लानिंग कंसर्न इटसेल्फ विथ लेइंग डाउन ब्रॉड डायरेक्शन इन विच द इकोनॉमी शुड मूव। ये भी सही है। प्लानिंग से ही डिसाइड होता है कि इकोनॉमी किस साइड में जाएगा। अच्छा प्लान अगर आप कर गए तो इकोनॉमी अच्छे डायरेक्शन में जाएगा, प्लानिंग में थोड़ी सी दिक्कत होगी तो इकोनॉमी गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। ठीक है ना। तो हम लोग का चारों ऑप्शन सही है। प्लानिंग के रिलेटेड चारों ऑप्शन ये सही है। फैसिलिटेटिव रोल का काम करता है, बैलेंस करता है नीड और सप्लाई के बीच में, रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करता है और इकोनॉमी को डायरेक्शन देता है। चारों का चारों काम कौन करता है, प्लानिंग ही करता है। अगला कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हाईएस्ट डिसीजन बॉडी फॉर प्लानिंग इन इंडिया इज प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। ये गलत ऑप्शन है। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग ऑफ कौन कौन है, पहले पे आता है पार्लियामेंट, दूसरे पे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तीसरे पे आता है प्लानिंग कमीशन। ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये पहला ऑप्शन जो हम लोगों का वो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है द सेक्रेटरी ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज आल्सो द सेक्रेटरी ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। हाँ ये बात सही है। जो प्लानिंग कमीशन का जो सेक्रेटरी होता है ना, वही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी सेक्रेटरी होता है। अगला कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स इकोनॉमी एंड सोशल प्लानिंग इन द कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इकोनॉमिक प्लानिंग और सोशल प्लानिंग किस में आता है, वो हम लोग का आता है यूनियन लिस्ट में। इकोनॉमी प्लानिंग किस में आता है, यूनियन लिस्ट में। यहाँ कॉन्करेंट लिस्ट की बात करेगी यानी ये भी गलत है, यानी ऑप्शन 2 बस सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों आराम से गलत हो जाएगा। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन सा है, पार्लियामेंट नीचे कौन आता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, उसके नीचे कौन आता है, प्लानिंग कमीशन, तीसरे नंबर पे आता है प्लानिंग कमीशन। और जो सेक्रेटरी होता है प्लानिंग कमीशन का, वही नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का भी सेक्रेटरी होता है। और ये इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो किसके अंदर है, यूनियन लिस्ट में है। 7th शेड्यूल में तो है लेकिन यूनियन लिस्ट में है, इसलिए बस दूसरा ऑप्शन सही है, बाकी दोनों गलत है। अगला कह रहा है द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग आर। इंडियन प्लानिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, बेसिक ऑब्जेक्टिव था
हम लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ था ना, कि इकोनॉमिक ग्रोथ कर जाए, पहला ऑप्शन सही है। सेल्फ रिलायंस बन जाए, हम लोगों के पास सब कुछ हो जाए, जितना ज़रूरत है उतनी चीज़ें अवेलेबल हो जाए, वो होता है सेल्फ रिलायंस। एम्प्लॉयमेंट अच्छा खासा जनरेट करे, मतलब नौकरियाँ लोगों को दे दें, कोई खाली ना बैठा हुआ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। ये देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ ऐसे ही इतना पॉपुलेशन अब कितना ग्रोथ किया जाए, तो कन्फर्म में ऐसे ही चौथा ऑप्शन गलत है, तो बचा क्या 1 2 3 तीनों सही होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंस और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यही ऑब्जेक्टिव होता है इंडियन प्लानिंग का। ठीक, अगला कह रहा है एन अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज बाई, जो अंडर डेवलपमेंट इकोनॉमी है, डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं, अंडर डेवलपमेंट मतलब डेवलप्ड ना हो, डेवलपमेंट के नीचे हो, ऐसी इकोनॉमी में, ऐसे इकोनॉमी क्या क्या विशेषताएं हैं ये पूछ रहा है। इकोनॉमी की विशेषताएं क्या है? लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम कम है तो भी वो अंडर डेवलप्ड होगा। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन ही बहुत धीमे धीमे हो रहा है तो भी वो अंडर डेवलप्ड होगा। लो डिपेंडेंसी फिगर, मतलब डिपेंडेंसी मतलब होता है दूसरे पे डिपेंडेंट रहना, ठीक है ना। तो अगर लो डिपेंडेंसी रेट रहेगा तो वहाँ पे तो डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे लोग क्या है, डिपेंडेंट है दूसरे पे, इस वजह से अंडर डेवलप्ड है। ये तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, इस अंडर डेवलप्ड में नहीं आ जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा। वर्किंग फोर्स लार्जली इन टर्सरी सेक्टर, वर्किंग फोर्स और टर्सरी सेक्टर में चला जाएगा तो ग्रोथ ऐसे ही बढ़ जाएगा, तो ग्रोथ बढ़ जाएगा तो डेवलप्ड इकोनॉमी में चला जाएगा, तो चौथा ऑप्शन भी गलत है। तो बस पहला और दूसरा, लो पर कैपिटा इनकम, लो रेट ऑफ इन कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों सही हो जाएगा, बाकी दोनों गलत हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, सेल्फ रिलायंस इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट इम्प्लाई दैट अ कंट्री। अब सेल्फ इकोनॉमी का डेफिनेशन पूछ रहा है, इकोनॉमी के हिसाब से सेल्फ रिलायंस का क्या डेफिनेशन है। इसका डेफिनेशन है हम लोगों का ये, हैज़ सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व टू बाई ऑल इट्स नीड। मतलब सेल्फ रिलायंस वो है जिसके पास सफिशिएंट फॉरेन एक्सचेंज हो, ताकि वो जो जो चाहिए वो शांति से किसी भी देश से खरीद ले। ठीक, अगला चौथा ये हो सकता है, मीट इट्स डिमांड फॉर सर्टेन वाइटल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर इट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएं, वो हो जाएगा हम लोगों का सेल्फ रिलायंस। ठीक है, सेल्फ रिलायंस का डेफिनेशन ये नहीं होता है मीट इट्स डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम इट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये नहीं होता है कि सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन द्वारा ही अपने गुड्स और सर्विसेज के सारे डिमांड पूरा कर ले, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा मतलब उसके पास फॉरेन एक्सचेंज हो कि अगर बाहर से कुछ मंगाने की ज़रूरत पड़े तो आराम से मंगा ले। ये भी नहीं हो सकता एक्सपोर्ट सम ऑफ इट्स गुड बट डज नॉट नीड टू इम्पोर्ट एनीथिंग, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ना करे, ये भी तो गलत बात है। ये भी मतलब सेल्फ रिलायंस इकोनॉमी की बात, इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में गलत है। तो बस दो ही ऑप्शन सही है, फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए और उन लोगों के पास ढेर सारा गुड्स और सर्विस होना चाहिए ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स एन एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू 5 ईयर प्लान। इनमें से कौन सा देता है कि भैया कि 5 ईयर प्लान का कुछ अच्छा खासा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, 5 ईयर प्लान से इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा खासा हो रहा है। इसमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एक्यूरेट मेजरमेंट देता है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विसेज, नहीं, इससे भी नहीं पता चल सकता है। डेवलपमेंट ऑफ रेलवे एंड रोड, रेलवे रोड से थोड़ा ना पता चलेगा भैया इकोनॉमी कैसे डेवलप कर रहा है। इकोनॉमी डेवलप करने के लिए इकोनॉमिक टर्म होना चाहिए। देखो जैसे यहाँ पे इकोनॉमिक टर्म क्या है, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, अगर इन दोनों में ग्रोथ होता है तो हम लोगों को पता चल जाएगा कि भैया हम लोगों की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। इकोनॉमी की बात किया जा रहा है तो इकोनॉमिक टर्म का डेवलपमेंट होगा ना, तो वही राइज इन नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम होगा। ये हम लोगों को बता देगा कि इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रहा है 5 ईयर प्लान के थ्रू। अगला, इन इंडिया द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेंट इन, पब्लिक सेक्टर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट किस सेक्टर में है? ये हम लोग कमर्शियल बैंक में, जब भी बैंक में जाइए देखिए सबसे ज़्यादा बैंक जो है पब्लिक सेक्टर वाले ही हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक बहुत कम है, पब्लिक सेक्टर इसी में सबसे ज़्यादा डोमिनेंट। ट्रांसपोर्ट में पब्लिक प्राइवेट सब हैं, स्टील प्रोडक्शन में भी अच्छे खासे हैं पब्लिक प्राइवेट, मनी लेंडिंग में भी, लेंडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें भी हैं ढेर सारे। बस ये कमर्शियल बैंक जो है इसमें जो है पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट अभी भी बरकरार है। जितना रेट चाहिए उतना कर देता है, जितना घटाना होता है खुद कर लेता है, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, ढेर सारे उसके पास मैकेनिज्म है, आरबीआई थ्रू सब पे रूल करता है, प्राइवेट और पब्लिक दोनों पे अपना रूल बना देता है, तो इसीलिए ज़्यादा डोमिनेंट है कहाँ, कमर्शियल बैंकिंग में। अगला, द फर्स्ट अटैम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज मेड बाई, फर्स्ट अटैम्प्ट किसके द्वारा बनाया गया? एम विश्वेश्वरैया। ही बताया ना 1934 में इन्होंने लिख दिया था इंडियन प्लानिंग पे एक बुक,
एम विश्वेश्वरैया। तो सबसे पहले इंडियन प्लानिंग इकोनॉमिक प्लानिंग ऑफ इंडिया किसने इनिशिएट करा? विश्वेश्वरैया ने। अगला करा द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंटर को पूरा अथॉरिटी नहीं देना, सेंटर से प्राइवेटाइज मतलब सीधे सीधे कहने का अर्थ है प्राइवेटाइज करने का सिस्टम किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? ये मेनली किया गया था उस टाइम पे बलवंत राय मेहता द्वारा। बलवंत राय मेहता जी ने कहा था कि भैया डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, मतलब सेंटर को पूरा का पूरा पावर नहीं होना चाहिए, पावर थोड़ा नीचे भी मिलना चाहिए लोगों को भी, या स्टेट को भी मिलना चाहिए। किसने बात करी? बलवंत राय मेहता ने। अब देखिए ये 4-5 है प्लान दिया हुआ है, अब मेनली किससे किससे ये रिलेटेड है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो किससे किससे रिलेटेड है? फर्स्ट प्लान जो है ना हम लोगों का कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम किया था। फर्स्ट प्लान में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था, कम्युनिटी को डेवलप किया जाए। ये मेनली उस समय फर्स्ट प्लान में जो हुआ था मेनली एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ही हुआ था। सेकंड प्लान में हम लोगों का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया गया था सेकंड प्लान से ही। महालनोबिस का मेथड लाया गया था, महालनोबिस बाबा ने बताया इंडस्ट्री को कैसे कैसे डेवलपमेंट किया जाए, तो उस हिसाब से सेकंड प्लान से ही हम लोग का इंडस्ट्री डेवलपमेंट शुरू हो गया। थर्ड प्लान में वही बेसिक इंडस्ट्री जो था उसका एक्सपेंशन किया गया, थर्ड प्लान में बेसिक इंडस्ट्री का एक्सपेंशन किया गया। फोर्थ प्लान में क्या किया गया? सेल्फ रिलायंस और ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी अचीव कर लिया गया। फोर्थ प्लान से ही स्टेबिलिटी आ गई थी हम लोगों में। फिफ्थ प्लान में क्या हुआ? मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, जो जो ज़रूरत रहा उन सब का प्रोग्राम शुरू किया गया धीरे धीरे एक 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 कर करके, ठीक है ना। पहले एग्रीकल्चर लाया गया तो वही कम्युनिटी डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी उनको डेवलप किया गया, फिर उसके बाद से बेसिक इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो गया तो क्या हो गया? इंडिया सेल्फ रिलायंस बन गया। सेल्फ रिलायंस बनने के बाद से अब जो जो ज़रूरत थी मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया। ये पांचवें प्लान से हुआ, याद रहेगा ना आप? एग्रीकल्चर, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर बेसिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट, फिर उसका सेल्फ रिलायंस हो गया, ग्रोथ स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ करने लगा, फिर उसके बाद से जो जो ज़रूरत पड़ा मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किए गए। तो हम लोग इस हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 2, 1, 3, 5, 4। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? वो था हम लोगों का डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। बताया ना अभी फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट, ये 3 चीज़ों का डेवलपमेंट किस में हुआ था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। सेकंड में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। व्हाट हैड ए प्लान हॉलीडे, प्लान हॉलीडे कब हुआ था? इंडिया हैड ए प्लान हॉलीडे। अब वो प्लान हॉलीडे हुआ कब था? प्लान हॉलीडे हम लोगों को हुआ था 1966 में, बाढ़ आया था, नहीं ड्राथ आया था, नहीं सूखा पड़ा था, उसके बाद से हम लोगों का एक प्लान हॉलीडे लिया गया था 1966 में। 5 ईयर प्लान में प्लान हॉलीडे लिया जाता था, तो वही 1966 में प्लान हॉलीडे लिया गया था। क्यों? क्योंकि सूखा पड़ गया था। अगला रोलिंग प्लान वाज डिजाइन फॉर द पीरियड, रोलिंग प्लान हम लोगों का 1978 से 1980 में लिया गया था। यहाँ 83 दे रखा है, तो 1978 से 1980 में हम लोगों का रोलिंग प्लान लाया गया था। ये क्या हुआ था? इस टाइम पे गवर्नमेंट चेंज हुआ था, जनता से कांग्रेस, कांग्रेस से जनता हुआ था ना, तो 3 साल के लिए वो पुराना प्लान चेंज करके ये 78 से 80 वाला प्लान लाया। फिर अगला गवर्नमेंट बना तो उसने 80 में फिर से प्लान चेंज कर दिया, इसको रोलिंग प्लान का नाम दे दिया। तो 1978 से 1980 तक कौन सा प्लान था? रोलिंग प्लान। द स्ट्रेटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, किसके मिनिस्टरशिप में? ये हम लोग को मोरारजी देसाई के टाइम पे हुआ था, याद रखिएगा। मोरारजी देसाई के टाइम पे ये रोलिंग प्लान का सिस्टम स्ट्रेटेजी लाया गया था। कौन से प्राइम मिनिस्टर थे? मोरारजी देसाई। अब करा रोलिंग प्लान वाज ए प्लान फॉर, प्लान कितने साल के लिए था? एक एक साल के लिए प्लान बनाया जाता था जो रोलिंग प्लान का होता था, 1 साल, फिर उसका काम हुआ, फिर अगले 1 साल फिर बढ़ा दिया गया, फिर ज़रूरत पड़ा तो अगले 1 साल बढ़ा दिया गया। तो रोलिंग प्लान का जो प्लान होता है वो मेनली 1 साल के लिए होता है। द बेसिक फीचर ऑफ रोलिंग प्लान वाज दैट, अब रोलिंग प्लान का बेसिक फीचर क्या था? बेसिक फीचर था एनुअल फ्लक्चुएशन, मतलब ये मेनली क्या होता था, 1 साल में अगर कुछ चेंज अचानक से हो जाता है तो उसको सही कर देता था। तो वही लिखा है एनुअल फ्लक्चुएशन एंड प्राइस एंड मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुड बी कंसीडर्ड वाइल फिक्सिंग टारगेट। अगर 1 साल के अंदर कुछ चेंज हुआ तो ये रोलिंग प्लान का इस्तेमाल करके हम लोग उस सारी चीज़ों को फिक्स कर सकते हैं, टारगेट सही कर सकते हैं। ये फ़ायदे, इसीलिए ये फ़ायदेमंद हुआ। बेसिक फीचर इसका क्या फ़ायदा था? 1 साल में हम लोग जो जो इधर उधर हुआ उसको सही से सेट कर सकते थे। अगर 5 साल के लिए हो गया तो 5 साल में क्या क्या होगा वो 5 साल बाद ही तो चेंज किया जा सकता है ना, अगर प्लान बना दिए तो। लेकिन ये जो रोलिंग प्लान है हर साल चेंज होता रहता है, तो जहाँ
प्राइस में फ्लक्चुएसन आया या कोई मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ तो उस हिसाब से प्लान को चेंज करके अगले साल फिर से अडाप्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें फ्लक्चुएट होना बंद हो जाएंगी। इसी यही रोलिंग प्लान में फ़ायदा हुआ। अगला, द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज निगेटिव इन। अब ग्रोथ रेट, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ग्रोथ रेट किस में निगेटिव था, कम था। कम हुआ हम लोगों के थर्ड प्लान से जाके। फर्स्ट प्लान में एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया गया तो वहाँ पे अच्छा खासा डेवलपमेंट सब कुछ हुआ, तो अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ। सेकंड प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया गया था, साथ में क्या हुआ था, एग्रीकल्चर भी चल रहा था, तो सेकंड प्लान में भी अच्छा खासा हुआ। लेकिन थर्ड में अब क्या हुआ कि पूरा ध्यान लोगों का इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ चला गया, तो ये एग्रीकल्चर पर ध्यान देना कम कर दिया, तो उस समय क्या होगा, निगेटिव ग्रोथ रेट हो जाएगा। तो थर्ड प्लान से हम लोगों का एग्रीकल्चर में निगेटिव ग्रोथ रेट होना शुरू हो गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। इसमें से कौन सा प्लानिंग कमीशन का टास्क है, प्लानिंग कमीशन का टास्क है। अब ये जो थर्ड प्लान है, इसके बाद से ही हम लोगों का वो स्वामीनाथन जी आएंगे, एग्रीकल्चर का पॉलिसी वॉलिसी लेके ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आएंगे, तब फिर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। ग्रीन रिवोल्यूशन पढ़ा है ना, फिर से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो जाएगा। 1966, 1970, 1960 to 70 में ही तो ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू हुआ था ना। तो ये थर्ड प्लान जो हम लोगों का 60 to 65 होगा, 60 to 65, उसके बाद से वहीं पे हम लोगों का क्या हुआ, प्रोडक्शन नेगेटिव हो गया, फिर ग्रीन रिवोल्यूशन आएगा, फिर से बढ़ जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का टास्क क्या है, प्रिपेयरिंग ऑफ द प्लान, प्लान प्रिपेयर करना, ये तो सही है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, ये गलत है। इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट करता है हम लोगों का पार्लियामेंट। फाइनेंसिंग ऑफ द प्लान, प्लान को फाइनेंस भी पार्लियामेंट द्वारा ही किया जाता है, तो बस पहला ऑप्शन सही है, बस प्लान प्रिपेयर करता है। प्लान प्रिपेयर करता है, फिर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के पास जाता है, फिर वहाँ से पार्लियामेंट में जाता है, फिर पार्लियामेंट क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है उसे, और फिर उसे फाइनेंस भी करती है। अगला कह रहा है, हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखा, वही विश्वेश्वरैया वाला जो बुक था, पहला वाला जो 1934 में लिखा गया था, उसी का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, विश्वेश्वरैया। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी में, अब कह रहा है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब होता है कि जो इकोनॉमी रिलेशन है दूसरे कंट्री के साथ, वो उसमें मिनिमम रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए, मतलब रेस्ट्रिक्शन पूरी तरह हटा दिया जाए। मतलब दूसरे देश वाले भी यहाँ पे आके अपना, दूसरे देश से भी आराम से हम लोग इकोनॉमिक रिलेशन रख सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, वो होता है ग्लोबलाइजेशन। एलपीजी हुआ था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसमें ग्लोबलाइजेशन जो था उसका मतलब होता है कि इकोनॉमी रिलेशन, दूसरे कंट्री के साथ इकोनॉमी रिलेशन हो, और वो भी सबसे कम से कम उसमें रेस्ट्रिक्शन हो। रेस्ट्रिक्शन मतलब बहुत कम हो गया, ठीक है, आराम से आसानी से हम लोग दूसरे देश के साथ इकोनॉमी, मतलब कुछ सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। 1990 के पहले जो ग्लोबलाइजेशन था वो बहुत कम था। इंडिया का जो सोसाइटी था मतलब एकदम क्लोज्ड था, बाहर के देश दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। फिर उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन किया गया, तो फिर से दूसरे देश से अच्छा खासा रिलेशन होने लगा और इकोनॉमी ट्रांसफ़र होने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट अच्छे खासे हो गए। कब से शुरू हुआ, 1990 के बाद जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तब। अगला, द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू इंडियाज इकोनॉमी इज। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, ठीक है, दिन प्रतिदिन एग्रीकल्चर से जो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी में, वो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, ठीक है ना। पहले सबसे ज़्यादा इनकम मतलब गवर्नमेंट को टैक्स मिलता, फ़ायदा होता था एग्रीकल्चर से, फिर धीरे धीरे एग्रीकल्चर का जो है ना वो घटने लगा, सर्विस सेक्टर का जो है ना वो इनकम बढ़ने लगा, मतलब कंट्रीब्यूशन जो है ना इंडिया की इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का आजकल बढ़ने लगा और कुछ दिन में सबसे ज़्यादा होने वाला है। एग्रीकल्चर घट के एकदम कम हो गया है, तो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है, घट रहा है दिन प्रतिदिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइज द 5 ईयर प्लान प्रपोजल। इसमें से कौन बॉडी है जो 5 ईयर प्लान के प्रपोजल को फाइनलाइज करता है, वो करता है हम लोगों का नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ठीक है। प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता है, नेशनल डेवलपमेंट उसको फाइनलाइज करता है, और पार्लियामेंट इसको इम्प्लीमेंट करता है और फाइनेंस करना है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही क्यों फाइनलाइज करता है, क्योंकि इसमें सब कोई होता है, सेंटर के भी लोग होते हैं, मिनिस्टर्स, सारे के सारे मिनिस्टर्स होते हैं, सारे के सारे सीएम्स होते हैं, और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं, साथ में जो नीति आयोग जो है उसके भी
मेंबर चेयरमैन होते हैं। ये सारे लोग मिल के फाइनलाइज करते हैं 5 ईयर प्लान का प्रपोजल। तो 5 ईयर प्लान का प्रपोजल कौन फाइनलाइज करता है? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट विद द ड्यूटीज ऑफ प्लानिंग कमीशन, कह रहा है इसमें से प्लानिंग कमीशन का ड्यूटी कौन सा नहीं है? टू डिफाइन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड सजेस्ट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, नहीं। ये तो है मतलब प्लानिंग कमीशन का पार्ट है। क्या करता है? स्टेज ऑफ ग्रोथ डिसाइड करता है, एलोकेशन रिसोर्सेज बताता है कितना कहाँ जाना चाहिए। टू मेक एन असेसमेंट ऑफ मटेरियल कैपिटल ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द कंट्री, वही फिर से वही प्लान में अपने बताता है कि यहाँ पे इतना मटेरियल कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स लगेगा। फिर से अगले प्लान में ये भी बताता है कि नेचर ऑफ मशीनरी किस तरह का होना चाहिए, प्लान का प्रपोजल क्या क्या होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो ये लास्ट का जो ऑप्शन है टू प्रिपेयर द एनुअल सेंट्रल बजट, ये जो एनुअल सेंट्रल बजट है ये फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, ये हमारा प्लानिंग कमीशन का काम नहीं है। तो ये चौथा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा कि एनुअल सेंट्रल बजट प्लानिंग कमीशन प्रिपेयर नहीं करता है। कौन करता है प्रिपेयर इसको? फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको प्रिपेयर करती है, ठीक। तो ये चौथा ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा मतलब यही सही हो जाएगा क्योंकि नोट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। बाकी तीनों प्लानिंग कमीशन के हिसाब से सही है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इम्परेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग इज, वही इम्परेटिव और इंडिकेटिव प्लानिंग जो ऊपर दिया था ना उसके बारे में पूछ रहा है क्या होता है, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये जो डिफरेंस है ये है, इन केस ऑफ इम्परेटिव प्लानिंग द मार्केट मैकेनिज्म इंटरली रिप्लेस्ड बाय इकोनॉमिक हायरार्की। इम्परेटिव प्लानिंग में क्या होता है? मार्केट को ध्यान में नहीं दिया जाता है, लेकिन जो वहाँ पे कमांडिंग हायरार्की होता है वो अपने हिसाब से इकोनॉमी को डिसाइड करता है। बताया तो था कि जो वहाँ पे गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी मार्केट को बिना देखे, वो होता है इम्परेटिव। दूसरा जो इंडिकेटिव प्लानिंग होता है वो मार्केट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए काम करेगा। मार्केट सिस्टम को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए उस हिसाब से वहाँ पे प्राइस किस तरह से वहाँ पे प्राइस बढ़ाया जाए, क्या चीज़ें करी जाए ताकि मार्केट का सिस्टम जो है ना इम्प्रूव हो जाए, ये काम होता है इंडिकेटिव प्लानिंग में। दो तरह की प्लानिंग होता है, एक इम्परेटिव और एक इंडिकेटिव। इंडिकेटिव में क्या होता है? इंडिकेटिव मार्केट को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी पॉलिसी लाया जाता है। इम्परेटिव में क्या होता है? जो कमांडिंग हायरार्की वहाँ का होता है वो फाइनल लेके आता है मार्केट को बिना ध्यान दिए, ठीक। तो क्या नहीं होना चाहिए? इम्परेटिव प्लानिंग नहीं होना चाहिए। कौन सा प्लानिंग होना चाहिए? इंडिकेटिव प्लानिंग। इंडिया का जो प्लानिंग है वो इंडिकेटिव प्लानिंग, वो मार्केट को देखते हुए सारे फंक्शन करती है अपने। ये हम लोगों ने अभी करीब 50 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ कर लिया, ठीक है ना। इंडियन इकोनॉमी के पहले चैप्टर से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर लिया। हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन के बारे में जान लिया, 5 ईयर प्लान जितने थे उन सब के बारे में जान लिया, उसमें रोलिंग प्लान क्या था, ये सारी चीज़ें मतलब 5 ईयर प्लान क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया, ठीक है ना। अब आप लोग क्या करिएगा, मेरे चैनल का नाम है गोली ट्यूटर, आप लोग ने देखा होगा गोली ट्यूटर, उसे क्या करिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी बजा दीजिए। बाकी और भी ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ढेर सारे क्वेश्चन को जानने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बाकी जो करना है दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा और अच्छी बात है, ठीक है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।